किसी मैग्नेटिक फील्ड के भीतर अगर कोई चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स कहते हैं उसको, और उस फोर्स की वैल्यू होती है F = Q, जो उसका चार्ज है, जो उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू, और उसके बाद B ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद साइन थीटा। थीटा वो एंगल है जो B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इस वेलोसिटी के बीच में बनता है। ये फार्मूला हो गया, इसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स कहते हैं क्योंकि लॉरेंज ने इस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डेराइव किया था, इसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। वैसे ही अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर एक करंट कैरिंग वायर को रख दिया जाए या कंडक्टर को रख दिया जाए, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो चार्ज है उसी के फ्लो की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होती है। चार्ज का मतलब हो गया, मोटी मोटा कहें, पूरा मेजॉरिटी में कहें तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, इतना आप सब जानते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि मूविंग चार्ज के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर जो फोर्स लग रहा है वो हमें पता है, तो आसानी से हम किसी कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स को भी हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो फ्लो कर रही है इसे चार्ज के फ्लो करने की वजह से ही फ्लो कर रही है। जो चार्जेज हैं वो उनके मोशन से, उनकी वेलोसिटी से ही यहाँ करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम आसानी से यहाँ पर भी हमारे पास आज टॉपिक है कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर के ऊपर फोर्स पता करना इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कंडक्टर कैसा होना चाहिए? इसके ऊपर, इसके भीतर एक करंट फ्लो कर रही है और उसी करंट फ्लो करने वाले कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स को पता करना है। ये फोर्स हमें पता है क्योंकि हमें अभी कुछ पता नहीं है कि करंट के ऊपर, जो करंट फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर के भीतर, उसके ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे। लेकिन ये पता है कि जो चार्ज रखा गया है और चार्ज अगर मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स लॉरेंज फोर्स ये होता है। इसी की सहायता से, इसी की मदद से आज हम करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी लगने वाले फोर्स को पता करेंगे। उसके लिए एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे, फॉर्मूला डेराइव करेंगे, और इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल की मदद से उसको समझेंगे भी कि कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, जब वो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, जब वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, जैसे नीट, जेई वगैरह में आ जाता है, एनडीए, सीडीएस में आ जाता है, तो कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ देखेंगे। हमारे पास बेसिक यही है, सिर्फ हम जानते हैं कि लॉरेंज फोर्स अपना ये होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन की, जो भी यहाँ अरेंजमेंट रखा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारे पास ये हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। क्यों इसको ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये घोड़े के नाल जैसा होता है, घोड़े के नाल जैसा होता है, इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इसका पर्पज यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कहाँ पर? इसके भीतर, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसके भीतर, ठीक है। ये सी टाइप का है और इसके दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। और हमें ये पता है या फिर नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि जो यूनिफॉर्म, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट के थ्रू जो निकलती है, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। और मैग्नेट हमेशा जो है, इस तरीके का मैग्नेट जो है, हॉर्स शू मैग्नेट, हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है। इतना क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास है और हमारे पास इसी के भीतर, इसी के बीच में एक कंडक्टर रखा गया है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है। करंट की डायरेक्शन हम यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा दिखाए हैं। यहाँ पर बैटरी लगाया हमने, बैटरी यहाँ से करंट फ्लो करा रही है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करेगी। ये सर्किट पूरा बना हुआ है, करंट यहाँ से जाते हुए फिर इस कंडक्टर में घुसेगी और फिर ऐसे ही P से Q की तरफ जाते हुए और फिर से करंट लौट करके इस सर्किट में पूरा सर्कुलेट करती रहेगी, लगातार सर्कुलेट करती रहेगी। कब? जब हम बैटरी को ऑन कर देंगे तब। हमें करंट की ज़रूरत है, हमें फील्ड की ज़रूरत है, ताकि ये पता चल पाए कि इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगना है, ठीक है, ये पता कर पाए हम।
थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को भी देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन अगर पता कर लेते हैं तो बाद में हम मैग्नीट्यूड पता करेंगे, हमारे लिए सब आसान हो जाएगा। डायरेक्शन पता करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फोर्स हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन अगर पहले पता कर लेंगे, मैग्नीट्यूड तो चाहे जब पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन पहले पता करेंगे। देखें ये बी है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रही है पी से क्यू की तरफ। अगर P से Q की तरफ करंट फ्लो कर रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होगा, बता सकते हो? बिल्कुल आसान है। अगर करंट P से Q फ्लो कर रही है तो जाहिर सी बात है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो Q से P की तरफ फ्लो कर रहे होंगे। उसी वजह से होता है करंट का प्रोडक्शन, क्योंकि हमेशा करंट जो है इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो P से Q अगर करंट फ्लो कर रही है तो Q से P यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री वाले इलेक्ट्रॉन। और फ्री वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर है क्या? चार्ज है। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ठीक है। ये E की वैल्यू इसकी फिक्स होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁹ कूलाम का हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में कि जिनको गिनना क्या है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आप जो है 1000-2000 में बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अब ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके ऊपर चार्ज को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, पूरे चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक चार्ज जो है इधर फ्लो कर रहा होगा, Q से P की तरफ फ्लो कर रहा होगा, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही जो इलेक्ट्रॉन है वो Q से P की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है सरकना, धीरे धीरे चलना। तो ये इतनी वेलोसिटी से इधर Q से P की तरफ सरक रहे हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं, इधर आ रहे हैं, और इसकी वजह से P से Q की तरफ करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। करंट से हमने निकाला कि जो चार्ज है वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमारे पास ये फील्ड की डायरेक्शन है और वो वेलोसिटी है जिससे वो जो चार्ज है, जो मूविंग चार्ज है, वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब हम आसानी से यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और आसानी से फोर्स पता कर पाएंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उस चार्ज के ऊपर। और जब चार्ज के ऊपर फोर्स पता चल जाएगा फिर क्या करेंगे? सारे चार्ज को मिलाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे जो चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, सबको मिलाएंगे, सब पर लगने वाले फोर्स को एक साथ जोड़ेंगे, और फिर जोड़ने के बाद जो आएगा फिर वही इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले फोर्स को निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और पूरे कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबके लिए फोर्स निकालेंगे, ठीक है। V इधर की तरफ जा रहा है, B ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड है। B मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड है। और जो अपना VD है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, वो इधर तरफ है। अब जरा देखें, हम जब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का, तो हमारा लेफ्ट हैंड रूल कहता है फ्लेमिंग वाला कि भाई ये जो अपना 4 फिंगर है उसको रखना है B की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो चलो हमने इसको इधर रख दिया। उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है इसको रखना है कि जो मोशन हो रहा है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उधर की तरफ रखना है। तो V जो अपना है, ये VD है, वो इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हमारे पास हमने जो रखा है यहाँ पर, ये जो N और S के बीच में, 2 पोल के बीच में रखा है हमने जो कंडक्टर, वो कुछ ऐसे ही रखा है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखा है। अब ये VD हो गया, ये P की डायरेक्शन हो गई। तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इधर अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो व्हाइट बोर्ड का प्लेन है इससे अंदर की तरफ लगेगा। और फिर क्या होगा कि ये जो पार्ट इसका Q वाला दिखाई दे रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इस पर लगेगा, फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्ट होगा ये। मतलब अगर हमने ये B ऊपर रखा है वर्टिकली अपवर्ड और VD को इस डायरेक्शन में रखा है, तो फोर्स किधर लगेगा? ये जो है ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये बिल्कुल फोर्स का डायरेक्शन है। कौन सा फोर्स? यही लॉरेंज फोर्स की बात जो कर रहे थे हम, वही, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इतना होगा। अब जरा बात कर लेते हैं, यही जो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है वो QVB sin थीटा होगा। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो VD है और B, इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल 90 है। इनके बीच का एंगल जब 90 है तो sin 91 हो जाएगा। यहाँ जो हम
Q की जगह पर रखना चाह रहे हैं वो क्या होगा, वो E होगा, यानी E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है और उसके साथ माइनस भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है। यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ पर E लिखेंगे, माइनस E वी बी साइन थीटा। क्लियर है? अब इसी एक्सप्रेशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इसके लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, इस हॉर्स मैग्नेट के भीतर एक करंट करेंट वायर रखा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा अलग फिगर हम अलग से बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब क्या करेंगे, हम एक ऐसा फिगर बनाते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को इधर ले लेते हैं हम, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए अपना कंडक्टर रख देते हैं। मान लिया कंडक्टर को हमने इस तरीके से रख दिया है, ये है कंडक्टर, ये अपना करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें करंट सपोज दैट कि ऐसे फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में भाई, मान लिया कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ये वाली ये डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे होंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये P है, अगर ये Q है, तो ऐसा हो रहा होगा। यहाँ जो एंगल है B के साथ उसे थीटा सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लिया भाई। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये अपना जो 4 फिंगर B की तरफ होगा और जो करंट है, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इसकी तरफ रखना पड़ेगा हमें। अब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ये कितना होगा, ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और प्लेन के, या फिर कहें कि इस प्लेन का जो अपना एरिया वेक्टर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वीडी वेलोसिटी से इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। यहाँ जो वेलोसिटी लिखेंगे इसे हम वीडी लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हमारे पास स्मॉल n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मान लेते हैं स्मॉल n है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या स्मॉल n है, तो इसके पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। या फिर हम बात करें यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर हमारे पास पर्टिकुलर कंडक्टर है, इसके भीतर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे हम कैपिटल N से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कितने होंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये ज़रूरी है कि यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो, इसे हम कैपिटल A सपोज कर लेते हैं और बाकी जो लेंथ है इस कंडक्टर की उसको स्मॉल l सपोज कर लेते हैं। ये हुआ। अब जब स्मॉल l इसकी लेंथ पता है हमें, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये भी पता है हमें, तो आसानी से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा भाई, इसका जो एरिया है और लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ ही जाएगा। और वैसे भी ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और h की जगह पर यहाँ क्या है, l है। तो ये एरिया हो गया, एरिया और लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया तो मिल गया वॉल्यूम। यहाँ भी क्या करेंगे हम, जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस वॉल्यूम को, ठीक है, n a और l हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी n a और l। ये टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया इस कंडक्टर के भीतर। इसकी ज़रूरत है हमें, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। अब ऐसे ही इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, इन सबके ऊपर यही फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स में हमें इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सबके ऊपर, सारे जो इलेक्ट्रॉन है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, सबके ऊपर लगने वाला फोर्स पता कर पाए हम। तो F बराबर, अब यहाँ पर बदलेंगे, क्या होगा, F बराबर यानी फोर्स बराबर कितना आएगा, माइनस, और उसके बाद यहाँ लगाएंगे N, फिर A, फिर L है, फिर E है, फिर क्या है, V D है, और फिर इसके बाद B है, और फिर साइन थीटा है, ये वैल्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, और क्या मॉडिफिकेशन करते हैं यहाँ पर, ये जो VD है इसके साथ L को लेकर के जाते हैं, बाकी N, ये जो N यहाँ पर कैपिटल N नहीं है, स्मॉल n था यहाँ पर, कैपिटल N तो की वैल्यू ही थी, स्मॉल n A
स्मॉल एन ए और स्मॉल एल, ये जो कैपिटल एन की वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ रखना था, तो स्मॉल एन यहाँ रखा जाएगा। बाकी एन और उसके बाद ई है, फिर ए है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पर ये जो एल दिखाई दे रहा है, एल, इसके साथ क्या करते हैं, वी डी को रखते हैं, ठीक, और माइनस को यहीं रख देते हैं, और फिर बी है, और फिर साइन थीटा है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। इस तरीके से एडजस्ट करने का मकसद हमारा ये है कि हम इस फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। ये जो वी डी है और जो बी है, इसी के बीच की डायरेक्शन, इसी के बीच का एंगल ही तो थीटा है। तो अगर साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो हम वी डी और बी को यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम इसको बदलने जा रहे हैं एन ई ए, और उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा माइनस एल, और फिर वी डी हो गया, क्रॉस करेंगे किसके साथ, बी के साथ, और ये वैल्यू हो जाएगी। फिर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आ जाएगा एल वी डी बी साइन थीटा, फिर से आ जाएगा। इसे हमने क्या किया, वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? अब वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अभी हमें चाहिए कि ये पूरा जो कंडक्टर है, इसके भीतर जो करंट फ्लो कर रही है, इस पूरे फार्मूले को आई के फॉर्म में लाया जाए। किस तरीके से आई के फॉर्म में लाया जाए, ये हमें यहाँ पर पता करना है, इसको ढूंढना है, और फिर हमें इसको आई के फॉर्म में सॉल्व करना है। जो फार्मूला आना चाहिए इस फोर्स का, वो करंट के फॉर्म में आना चाहिए। यही हमारा मकसद है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, यहाँ चार्ज है तो, लेकिन बहुत सारे चार्जेज हैं, उन सारे चार्जेज की वजह से करंट फ्लो कर रही है। यहाँ आई का फॉर्मूला होना चाहिए, हमारे पास जो फोर्स होना चाहिए वो आई के फॉर्म में होना चाहिए, आई के रूप में होना चाहिए। चलें, आई मतलब करंट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें कि जो वीडी है, ठीक है, वीडी की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास एक यहाँ पर बिल्कुल लॉजिक है कि अगर एल और वी डी, अगर इसकी बात करें, जो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है L इंटू वी डी वेक्टर है, ठीक है, तो अगर इसका माइनस पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो वी डी और ये जो करंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको वी डी को यहाँ अलग कर लें और L के साथ वेक्टर लगा देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो वी डी है वो अपोजिट है, ठीक है, VD is in opposite direction to the current। जो करंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट बात कर लेते हैं हम, एलिमेंट, करंट का जो एलिमेंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में VD है, ठीक है। तो करंट का मतलब यही हो गया कि जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो कंडक्टर की लेंथ है उसके साथ हम क्या करेंगे, ये जो करंट एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया कि आई और फिर एल वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर, ठीक है। तो अगर वीडी की बात करेंगे तो वीडी एक वेक्टर है, ये बिल्कुल अपोजिट है, लेंथ का वेक्टर जो है उसके अपोजिट है। तो माइनस ऑफ एल वीडी बराबर में वीडी एल और जो है एल वेक्टर ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। ये जो जहाँ पर माइनस एल वीडी है वहाँ पर वीडी एल लिख देते हैं। अब यहाँ हमारे पास फार्मूला बदल जाएगा एन ई ए, और फिर उसके बाद वीडी लिखा हमने इसकी जगह पर, वीडी हो गया, और एल के साथ फिर क्रॉस किया हमने बी का, ठीक है। यहाँ जो वीडी हो गया अलग हो गया, यहाँ से वीडी इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, वेक्टर के ताम झाम से अलग हो गया है। यहाँ एल आ गया है वेक्टर और बी आ गया है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अब बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वीडी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो गई, वीडी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू हो गई, इसको बाहर करेंगे एन ई ए, और फिर वीडी को बाहर कर लेंगे। बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल और क्रॉस में बी बचेगा, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है उन सारे इलेक्ट्रॉनों पर जो इस कंडक्टर के भीतर हैं, जिसकी वजह से करंट बह रही है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इसकी बात करें एन ई ए वी डी, ये वैल्यू हम कुछ जानी पहचानी दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि ये वैल्यू आई के बराबर होती है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है। जो करंट होती है वो एन ई ए वी डी के बराबर होती है, जहां पर वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है भाई,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ए है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो आई जो है उसकी जगह NeAVD लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से NeAVD की जगह पर यहाँ आई लिख देंगे। अब फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला बहुत ही बेहतरीन आ चुका है, क्या आई और उसके बाद L और फिर क्रॉस में B करना है। ये इसका वेक्टर फॉर्म आ चुका है और वेक्टर फॉर्म से हम आसानी से इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी हम बताते हैं। यहाँ जाए, इस फोर्स को, इस फोर्स वाले फॉर्मूले को यहाँ लेकर के जाते हैं। यहाँ जो फोर्स है उसको अगर हमने चाहा कि इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, F बराबर में ये जो I है, I तो बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है, I लिखेंगे, L क्रॉस B है तो L का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर जो L और B के बीच का जो एंगल है यानी कि लेंथ और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, लेंथ का मतलब जो कंडक्टर जैसे रखा गया है उसके बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा ले लेते हैं। अब थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से लिखते हैं और ये हो जाएगा BI और L और साइन थीटा। इसको याद रखना आसान भी है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। बाकी वेक्टर का फार्मूला ये है, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल फार्मूला है। इसी से हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकाल सकते हैं या फिर चाहें तो बस ऐसे ही हम इस फार्मूले को समझ सकते हैं। फार्मूला हमारे पास बिल्कुल आसान सा आ गया है, BIL साइन थीटा, जहां पर थीटा एंगल है इस L और B के बीच का, I करंट फ्लो कर रही है उस कंडक्टर के भीतर। ठीक है, उस करंट की वैल्यू ले लेंगे, वो एंगल ले लेंगे, वो थीटा और थीटा का साइन थीटा निकाल लेंगे। ये आ जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो हम आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही फोर्स उस कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रहा होगा जिसके डायरेक्शन की बात हम पहले कर चुके हैं। बिल्कुल क्या करना है, डायरेक्शन कैसे आएगी, बिल्कुल जो है फ्लेमिंग का, यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लेना है। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और यहाँ से फोर्स पता कर लेंगे। ध्यान देना ये है कि भाई जो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं वो करंट की डायरेक्शन ही बताता है, मतलब ये जो अपनी 4 फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन होती है। और कभी जब करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में अपना जो चार्ज की वेलोसिटी होगी, चार्ज का जो मोशन होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, मोशन की डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, जहां चार्ज मोशन में हो, जहां करंट हो, क्योंकि करंट भी चार्ज के मोशन से ही प्रोड्यूस होती है। ये फार्मूला हमारे पास है, ये इसे याद रखना है। अभी इस फार्मूले को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, रीड करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमें पता करनी है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, F हमें पता करना है। F बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पर। ऑन अ वायर ऑफ लेंथ 0.04 मीटर, ये लिया गया है, ये दिया गया है आपको, लेंथ दिया गया, स्मॉल l की वैल्यू दी गई है। प्लेस इनसाइड सोलेनॉइड, अब यहाँ सोलेनॉइड एक नया वर्ड आ गया है, जिसको ये कोई नया नहीं हमारे लिए, हम सोलेनॉइड पढ़ चुके हैं, सोलेनॉइड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोलेनॉइड क्या होता है भाई, सोलेनॉइड एक जो है पाइप होती है जिसके ऊपर हम इंसुलेटेड वायर को लपेट देते हैं, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, कुछ हद तक प्रोड्यूस होती है, सेंटर के आसपास प्रोड्यूस होती है, बाकी जो किनारों पर थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ बात सेंटर की जा रही है। नियर इट्स सेंटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है, ये जो है थीटा की वैल्यू है। विद इट्स एक्सिस, जो सोलेनॉइड की एक्सिस है उससे थीटा एंगल बनाते हुए अपना जो एक कंडक्टर है उसकी लेंथ 0.04 मीटर है, उसको रखा गया है। द वायर कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, ये I की वैल्यू है, यानी करंट की वैल्यू बिल्कुल दिया गया है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इज 0.25 टेस्ला, ये B की वैल्यू है, कैपिटल B की वैल्यू। ठीक है, पता क्या करना है, कैपिटल F की वैल्यू पता करनी, फोर्स की वैल्यू पता करनी है, डायरेक्शन भी आपको नहीं बताना है, यानी कि आपको जो है यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा करके उसके डायरेक्शन नहीं बताना, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए जो फार्मूला हमारे पास है उसी को यूज़ करना है। अगर चाहे तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बना सकते हैं। फिगर बना करके हम थोड़ा समझाते हैं कि सोलेनॉइड के भीतर आखिर
जो है ये कैसे रखा गया, उसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी जरा समझाते हैं। एक पाइप लेते हैं सोलेनॉइड बनाने के लिए, सोलेनॉइड के लिए एक पाइप लेते हैं, और पाइप दो चीज़ों से बनी हो सकती है, किससे किससे, या तो चीनी मिट्टी से बनी हो, ये चीनी मिट्टी से बनी हुई पाइप होती है, और इसके ऊपर क्या करते हैं, कॉपर का इंसुलेटेड वायर, ठीक है, इस तरीके से अंदर से लेकर के गए और कॉपर का इंसुलेटेड वायर इस तरीके से लपेट देते हैं, कुछ टर्न बनते हैं, कुछ फेरे बनते हैं, और इन्हीं फेरों का बड़ा मतलब होता है, फिर क्या करते हैं, इसको हम लास्ट में इसमें करंट फ्लो करा देते हैं। मान लिया इसमें करंट आई फ्लो कर गई, ठीक है, और फिर यही करंट यहाँ से बाहर भी आ जाती है। फिर करंट कैसे फ्लो करेगी, बैटरी से जोड़ना पड़ेगा तभी फ्लो करेगी, तो बैटरी से जोड़ा गया है। जो हम चाहें तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर क्या किया भाई हमने, यहाँ पर ये एक बैटरी लगा दी है, जहाँ से हमें जो है करंट फ्लो करती हुई मिल रही है, करंट फ्लो कर रही है, इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ दिया है, बिल्कुल सिंपल है, जोड़ दिया भाई हमने। अब देखते हैं कि इसके भीतर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बात कर लेते हैं। जब ये बात करते हैं यहाँ पर जो करंट आ रही है बाहर की तरफ आ रही है, ठीक, बाहर की तरफ, यहाँ करंट जो बाहर की तरफ आ रही है उसको ऐसे दिखाते हैं, सर्कल बना करके, और एक पॉइंट इसके बीच में लिख देते हैं। इसका मतलब होता है चाहे फील्ड हो चाहे करंट हो, वो बाहर की तरफ आ रही है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है, दिखाने का तरीका है। बाकी क्या है, अगर हमने सर्कल बना के क्रॉस कर दिया, इसका मतलब उस डायरेक्शन पर, उस पॉइंट पर जो करंट है वो अंदर जा रही है, चाहे फील्ड हो चाहे करंट हो, वो अंदर जा रही है, इसका मतलब सीधा सा यही होता है। इसे दिखाने का क्या है, तरीका है, इस तरीका, ये मेथड है दिखाने का। तो भाई हमने देखा कि ये करंट यहाँ बाहर आ रही है, अगर हमने यहाँ पर चाहें तो हम अपना जो राइट हैंड थंब रूल है वो अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बाहर की तरफ करंट जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन में हम ये रखेंगे, फिर बाकी क्या करेंगे, इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे घुमाएंगे, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से होगी, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें, ठीक है, कुछ ऐसे बना देते हैं हम जहाँ से दिखे, फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी हर एक तार की वजह से, ठीक है, सभी तारों की वजह से हम यहाँ पर बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन सभी तारों के जितने टर्न है, सारे टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और ऊपर साइड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब बताएं, यहाँ पर इस तरीके से फील्ड मिल रही है, अब ये सर्किल बड़ा भी होगा, ठीक है, बड़ा हो गया सर्किल भाई थोड़ा सा, अब फिर करंट ऐसे जा रही है, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है, फिर इसको भी बड़ा कर देते हैं, किधर हो गया, ये ऐसे जाएगी, फिर इसको और बड़ा करते हैं, ये ऐसे जाएगी, फिर इसको और बड़ा करते हैं, अंदर आएगी, मतलब ये फील्ड हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर मिलेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड, और यही जो एरिया है सेंटर वाला एरिया, वहीं पर हमें थोड़ा सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और सेंटर की ही की जा रही है यहाँ पर, सेंटर की भी बात की जा रही है यहाँ पर, सेंटर पर, एंड पर नहीं। एंड पर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मिलती है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो अपनी फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वो थोड़ा दूर दूर बढ़ती जा रही, उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही, मतलब सेम स्पेस नहीं है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में, इसी वजह से यहाँ एंड पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। सेंटर की बात करेंगे तो कुछ दूरी तक सेंटर के आसपास हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और यहीं पर कंडक्टर को रखा गया है। तो बस हमें बात करना क्या है, बस हमें देखना था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, इसी पर रखा गया है। अब इसी से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया। चले हम फिर इसको अलग से बना लेते हैं, ये हो गया बी अपना, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ भी बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, बी की डायरेक्शन किधर है, इधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, इधर ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इससे ऐसे निकलेगी, यहाँ क्या होगा, इधर निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और एंड पर क्या होगा, देख रहे हैं स्पेस थोड़ा बढ़ता जा रहा है इन दोनों के बीच का, मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगी, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। चले हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सेंटर पर रहना है, सेंटर पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसी की ज़रूरत है हमें। बी हो गया ये, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। अब जो कंडक्टर है हमारा, इसी से कितना एंगल बनाते हुए रखा गया है, बिल्कुल थीटा एंगल, यानी कि 30 डिग्री बनाते हुए रखा गया है। इस तरह रख देते हैं कंडक्टर को, ये हो गया कंडक्टर अपना, इसको रखा हमने कितना एंगल बनाते हुए, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंगल बनाते हुए यहाँ पर रखा गया है। और ये कंडक्टर जो है, इसके भीतर करंट फ्लो कर रही है, करंट की वैल्यू भी दी गई है, कितनी है करंट, यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रही है, आई की वैल्यू दी गई है कितनी, यहाँ पर कहाँ है भाई, 12 एम्पियर की करंट यहाँ फ्लो कर रही है, 12 एम्पियर की करंट, ठीक है, 30 डिग्री एंगल है। मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं कंडक्टर की लेंथ कितनी है, तो लेंथ भी यहाँ पर दिया गया है, और लेंथ और इसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच का जो एंगल है वो दिया गया है, यानी ये जो एल है, एल की बात कर लेते हैं,
एल बराबर भी दिया गया है, लेंथ दिया गया है, एल की वैल्यू दी गई है कितनी, यहाँ पर 0.04 मीटर इतना दिया गया है। तो जो एल वेक्टर है, ये जो एल वेक्टर है, अगर हम इसकी बात करते हैं इस तरीके से, एल वेक्टर है, ये आई नहीं एल लिखेंगे, एल वेक्टर, और उसके ये जो बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा है। और हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी आई एल और उसके बाद साइन थीटा होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में हमने बताया था कैसे लिखते हैं, यहाँ पर करंट को अलग कर लेते हैं और उसके बाद एल ये वेक्टर हो गया और उसके साथ क्रॉस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, और ये फार्मूला होता है वेक्टर के फॉर्म में, अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो। लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सब कुछ यहाँ दिया गया है। बी की वैल्यू दी गई 0.25, यहाँ रखते हैं 0.25 टेस्ला है, इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर जैसे का तैसे। उसके बाद आई पर अप्रोच करेंगे, आई तक जाएंगे, आई कितना है, करंट कितना है, 12 एम्पेयर की करंट है, इसको रखेंगे। फिर उसके बाद एल है, एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.04 दिया गया है, इतना मीटर है। फिर साइन थीटा में हमें थीटा की वैल्यू रखते हुए साइन निकालना होगा, साइन 30 डिग्री निकालेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ रख लेते हैं। यहाँ देखें, ये 25 से अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 की बात कर लेते तो 100 हो जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट कितने पॉइंट पर लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 1 2 4 डिजिट है, तो यहाँ -4 लिख देते हैं, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके हो गई। बाकी 12 है, 12 है, उसके बाद साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई है, क्यों ना हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इसे, और बाकी बचेगा क्या, 6 बचेगा। बाकी सब मसला क्या है, 10 की पावर का है, 10 की पावर बाकी लिख देते हैं, 10 टू दी पावर यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 100 है और -4 यहाँ पर पहले से है, मतलब -2 आएगा। ये फोर्स की वैल्यू आएगी, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, इतना न्यूटन आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स आएगा, अब इसी में क्या करें, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं 6 में, 0.06 न्यूटन। ठीक है, बहुत हल्का फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स यहाँ मिलेगा, 0.06 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर, जिसके अंदर करंट 12 एम्पियर की बह रही है, और जो इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल यानी 30 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा गया है, उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा 0.06 न्यूटन। तो आज हमने देखा कि अगर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखा गया है तो उसके ऊपर फोर्स लगना तय है। क्यों? क्योंकि चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है, और जो करंट फ्लो करती है वो चार्ज के फ्लो करने की वजह से फ्लो करती है। तो हमने इसके लिए आज एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जो फार्मूला बिल्कुल यही है, BIL साइन थीटा, वेक्टर के फॉर्म में ये है IL क्रॉस B। ये फार्मूला हमने डिराइव किया। इस फार्मूले को डिराइव करने के बाद एक एग्जांपल से हमने इसको समझा भी कि कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को समझते हैं। सोलेनोइड दिया हुआ था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ सोलेनोइड दिया गया था। कोई ज़रूरी नहीं सोलेनोइड दिया गया हो, आपको जो है मैग्नेट, जो अपना हॉर्स मैग्नेट है, उससे भी हम जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी दिया जा सकता है। बस हमारे पास ज़रूरत क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, चाहे जैसे प्रोड्यूस हो वो अगर हमारे पास है, और फिर ये पता हो कि उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना डायरेक्शन, कितना एंगल बना रहा है जो कंडक्टर है, ये भी पता हो, और करंट पता हो, और लेंथ पता हो कंडक्टर की, आसानी से हम फोर्स निकाल सकते हैं BIL साइन थीटा से, आसानी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर की वैल्यू है। वेक्टर फॉर्म में जब फोर्स को लिखेंगे तो ये आएगा। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है, बस एक छोटा सा पॉइंट उठाया है कि भाई चार्ज पर अगर फोर्स लगता है तो करंट पर करंटर पर भी फोर्स लगेगा, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि हमें पता है कि चार्जेज के फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो करती है। बस यही पॉइंट हमने उठाया है। वही हमने लॉरेंज फोर्स उठाया, लॉरेंज फोर्स को लेकर के ही यहाँ पर हमने करंट कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स का भी डेरिवेशन किया है, उसके लिए फार्मूला डिराइव किया है। तो आई होप कि आप सबको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसको, उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, इस बात का भरोसा दिलाते हैं आपको। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।